नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वेनेजुएला पर अमेरिका ने जो एक्शन लिया पूरी दुनिया उसे दादागिरी की नजर से देख रही है। किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को किसी भी देश से उठा लेना, साथ में पत्नी को भी किडनैप कर लेना, इसे डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही कहा जा रहा है। लेकिन क्या यह तानाशाही सिर्फ वेनेजुएला तक रुकेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की यह दादागिरी दुनिया के अलग अलग देशों तक जाएगी? अभी तक तो जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से 5 और देश इस लिस्ट में हैं, जिसमें कि अब अगला नाम जो सामने आ रहा है वो ग्रीनलैंड का सामने आ रहा है। क्यूबा, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको, ये 5 नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर के देशों को डोनाल्ड ट्रंप अलग प्रेशर की राजनीति से चला रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। कभी वेनेजुएला पर हमला, कभी राष्ट्रपति का अपहरण, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे वाला बयान। डोनाल्ड ट्रंप की सोच खुलकर विस्तारवादी और दादागिरी वाली नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम हरकतों के बाद भारत को एक बार फिर से धमकी दी है। यह नई धमकी फिर से टैरिफ वाली है। रूसी तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन यही ट्रंप की राजनीति का दोहरा चरित्र वाला खेल सामने आता है। हालांकि वो साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं पीएम मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मैं खुश नहीं हूं तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे खुश रखना जरूरी है। क्या ये तारीफ या दबाव की कूटनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक बार फिर से 2026 में भी हथियार बनाकर ही चलाएंगे? भारत पर ऑलरेडी सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अभी तक कोई अग्रेशन नहीं दिखाया है। ना ही भारत ने कोई भी अनैतिक या कूटनीतिक बयान दिया हो। लेकिन लगातार ट्रंप का यह बयान क्या इशारा कर रहा है? क्या भारत पर टैरिफ फिर से बढ़ने वाला है? और सवाल अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से यह पूछ रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे वॉर फंड हो रहा है। मैं कह रहा हूं वॉर फंड हो रहा है तो अमेरिका और रूस के व्यापार से रूस को जो पैसा मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, उससे क्या फंड हो रहा है? जो यूरोप के साथ रूस का व्यापार हो रहा है, जो सौदे हो रहे हैं, उससे जो पैसे रूस को मिल रहे हैं, उससे क्या फंड हो रहा है? और अमेरिका के व्यापार को आप देख लें, रूस के व्यापार को आप देख लें, उसके साथ भारत और रूस का जो बायलैटरल बिजनेस है वो तो कहीं ठहरता ही नहीं है, बायलैटरल ट्रेड जो है। तो क्या ये दादागिरी ऐसे ही चलती रहेगी और दुनिया का कोई भी निजाम इस पर खुलकर नहीं बोलेगा? क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस पर भी कंपैरिजन करेंगे कि रूस अमेरिका का व्यापार कितना है, रूस यूरोप का व्यापार कितना है, रूस भारत का व्यापार कितना है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी आज के शो में। इसके बाद ईच एंड एवरी डिटेल इस खबर पर, और उसके बाद सबसे बड़ी बहस इंटरनेशनल पैनल के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, सवाल उस नई दादागिरी का है जो अमेरिका ताकत के नाम पर दुनिया के पर थोप रहा है, टैरिफ के नाम पर दुनिया पर थोप रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब बयान नहीं दे रहे, वो धमकियों पर उतर आए हैं। तेल पर टैरिफ, अलग अलग चीजों पर टैरिफ, जमीन और अलग अलग देशों की संप्रभुता पर नजर। पहले वेनेजुएला, जहां सत्ता बदलने से लेकर तेल पर शिकंजा कसने तक अमेरिका ने खुला दबाव बनाया। अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है, मैक्सिको पर भी है, क्यूबा पर भी है, कोलंबिया पर भी है। तो क्या 21वीं सदी में अब भी ताकतवर देश कमजोर या छोटे देशों को खरीदने और कब्जे की भाषा बोलने लग गए हैं? और उसमें से भी अमेरिका, जो कि लोकतंत्र का रक्षक है, सबसे पुराना लोकतंत्र खुद को और जीवंत लोकतंत्र बताता है। खैर, इस बारे में कभी और बात होगी, लेकिन बात उस धमकी की, उस दादागिरी की जो एक बार फिर से भारत के सामने रूसी तेल पर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. ट्रंप कह रहे हैं कि भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। पीएम मोदी अच्छे इंसान है, लेकिन
मेरा खुश रहना जरूरी है, और वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था। लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा हितों का ख्याल रखेंगे, ना कि डोनाल्ड ट्रंप का। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब अमेरिका खुद रूस से चीजें खरीद रहा है तो फिर डायलॉग बाजी दुनिया के लिए क्यों की जा रही है? यह ज्ञान दुनिया को क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पावर है, सिर्फ इसलिए। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल गैस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका रूस से खुद बहुत व्यापार करता रहा। क्या क्या लेता है रूस से अमेरिका, आप देख लीजिए एक बार, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल लेता है अपने परमाणु रिएक्टर्स को चलाने के लिए। अमेरिका अपने परमाणु बिजली घरों के लिए रूस से लो एनरिच यूरेनियम खरीदता है, पैलेडियम खरीदता है, कीमती धातु है, और रूस दुनिया का सबसे बड़ा पैलेडियम सप्लायर है। कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल उपकरणों में यह बहुत जरूरी धातु है। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स खरीदता है जो उद्योग और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्टिलाइजर खरीदता है अपने कृषि क्षेत्र के लिए। रूस से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर आयात किए जाते हैं। कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है। यूक्रेन से युद्ध से पहले सीमित मात्रा में तेल और रिफाइंड फ्यूल भी लेता था, हालांकि 2022 के बाद से इसे बंद कर दिया गया। मैं कहता हूं एनरिच्ड यूरेनियम लेना बंद करे अगर अमेरिका में ताकत है तो। खास किस्म का कोयला खरीदता है, स्टील उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। कच्चा लोहा लेता है। अमेरिका का स्टील उद्योग रूस से पिग आयरन खरीदता रहा है। यानी अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत रूस को फंडिंग। वाह, ये तो वही हो गया, चित भी मेरी पट भी मेरा, अंत तो पहले ही मेरे बाप का है। यानी जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट देकर रूस से व्यापार किया, और आज भी रूस से व्यापार कर रहा है अपनी जरूरत के सामानों का। और भारत और कोई और देश व्यापार करे तो वही वॉर फंडिंग हो गया। वो ये कमाल की बात है। अब आइए यूरोप की तरफ। अमेरिका के लाडले यूरोप देशों को भी जान लीजिए। यूरोप भी बड़ी नैतिकता वाला भाषण देता है हिंदुस्तान को कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, भारत ये खरीद रहा है, भारत वो खरीद रहा है, भारत वॉर फंड कर रहा है। यूरोप क्या क्या लेता है? एलएनजी, प्राकृतिक गैस। आज के आज अगर प्राकृतिक गैस यूरोप लेना अगर यूरोप बंद करे तो आधा यूरोप जमकर मर जाएगा। मेरी भाषा थोड़ी तल्ख हो सकती है क्योंकि मेरे जहन में आक्रोश है, मेरे दिल में आक्रोश है अमेरिका की इस दादागिरी को लेकर। रूसी एलएनजी अब भी कई यूरोपीय देश खरीद रहे हैं, खासकर फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम। परमाणु ईंधन, कई यूरोपीय देशों के न्यूक्लियर प्लांट रूसी तकनीक पर आधारित न्यूक्लियर फ्यूल से चलते हैं। हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य जैसे देशों पर खासतौर पर यह निर्भर करते हैं। फर्टिलाइजर, कृषि के लिए पोटास, नाइट्रोजन आधारित उर्वरक लेते हैं। अगर इसे बंद करा यूरोप ने तो पूरे यूरोप पर खाद्य संकट हो सकता है। तेल और पेट्रोलियम उत्पाद लेते हैं। कच्चे तेल पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ देशों ने पहले छूट ली थी। अब कह रहे हैं कि भाई हमने बंद कर दिया है, लेकिन कंबल के नीचे कौन सा खेल चल रहा है तो यूरोप जान सकता है या अमेरिका बता सकता है, क्योंकि ये कहते तो है हमने बंद कर दिया है, लेकिन अंदर अंदर जो है वो व्यापार जारी रहता है। धातु और खनिज ले लीजिए। पैलेडियम यूरोप भी खरीदता है, निकेल यूरोप खरीदता है, टाइटेनियम लेता है। हीरे, रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है। बेल्जियम जैसे केंद्रों में लंबे समय तक रूसी हीरे आते रहे, लेकिन अब इस पे नियंत्रण लगाया जा रहा है। मतलब रूस बहाना है और इंडिया से डील साइन करवाना है, इसलिए लगाओ जितना टैरिफ लगाना है। भारत ने भी रूस के लिए रेड कारपेट लगा दिया, आ जाइए, हम रूस से ही अपना बायलैटरल ट्रेड ठीक कर लेते हैं। हम चाइना से अपना जो ट्रेड डेफिसिट है वो ठीक करके बायलैटरल ट्रेड ठीक कर लेते हैं। हम ब्रिक्स देशों से ठीक कर लेते हैं। रखिए आप अपनी 25 करोड़ की, 22 करोड़ की जितनी आबादी आप अपने पास, मतलब पीछे दरवाजे से यूरोप और अमेरिका सौदा करें तो वो सौदा, और भारत रूस से व्यापार करे तो धांधली, और उसके बाद उसके ऊपर टैरिफ वाली धमकी। भारत क्या लेता है रूस से? 2022 के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता जो है वो रूस बना।
क्योंकि हमें रियायती दामों में तेल मिला, हमें अपनी करेंसी में तेल मिला, हमें डॉलर की मोनोपोली से बाहर आने का मौका मिला। सीमित मात्रा में एलएनजी भी खरीदते हैं, खासकर समझौतों के तहत। रक्षा उपकरण हथियार खरीदते हैं, लड़ाकू विमान हमने लिए सुखोई 30 MK9, टैंक लिए T-90, मिसाइल सिस्टम लिया S-400 और ले रहे हैं। और अगर ये खबर पहुंच जाए अमेरिका तक तो कोई इसे डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दे, हालांकि उनको तो पता होगा ही। हमने पनडुब्बियां लिए, हेलीकॉप्टर लिए, हमने AK-203 राइफल्स लिए हैं, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सामान ले रहे हैं, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो रिएक्टर लगे हुए हैं उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूल ले रहे हैं। उसके विस्तार पर भी इस बार अभी जब पुतिन आए थे तो बातचीत हुई थी, कर लो जो करना है। फर्टिलाइजर ले रहे हैं, पोटाश और अन्य उर्वरक भारत की खेती के लिए जो बेहद जरूरी है। कोयला भी ले रहे हैं, स्टील और बिजली उत्पादन के लिए जरूरी है। हीरे भी मंगाते हैं जिनकी कटिंग और पॉलिशिंग भारत के सूरत में होती है। धातु और खनिज भी है, निकेल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, तांबा। क्यों नहीं ले? हम अपने सबसे पुराने दोस्त से क्यों नहीं कारोबार करें? हम क्यों अमेरिका के परमिशन के लिए बैठे रहे, अमेरिका में टैरिफ की धमकी देता रहे? अरे मैं कहता हूं बढ़ाओ टैरिफ 100%। भारत रूस दो बहुत पुराने साझेदार हैं। और क्यों अहम है रूस भारत के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा एक बहुत भरोसेमंद साथी है। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग चल रही थी तब अमेरिका ने 7th फ्लीट उतार दिया था भारत के खिलाफ, जिसे रूस ने बीच रास्ते में रोका था। तो हम क्यों नहीं रूस के साथ रिलेशन करें? रक्षा क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद हमें स्थिर सप्लाई मिलती रही है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सामान, सब कुछ, खेती के लिए उर्वरक, ऊर्जा जरूरतें, सब चीज पूरी होती रही हैं रूस के जरिए। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो किसी के दबाव में अपना फैसला बदलेगा, या हमने किसी देश को यह उपदेश नहीं दिया कि तुम यहां से सामान मत लो और तुम वो सामान मत खरीदो और तुम ये सामान मत खरीदो। ये पावर बैलेंस का गेम अब नहीं चल सकता है। सिंगल पोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड का वक्त आ गया है। यूनिपोलर वर्ल्ड अब बीते जमाने की बात हो गई। और यहीं अमेरिका का असली चेहरा सामने आता है, ट्रंप का असली चेहरा सामने आता है। ट्रंप कह रहे हैं रूस से दोस्ती पर, रूस से व्यापार पर भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। दोस्ती भी अपनी शर्तों पर, व्यापार भी उनकी शर्तों पर। और कहते हैं मुझे खुश करना जरूरी है। मोदी जानते हैं मैं खुश नहीं था। तो मैं ट्रंप को कहना चाहता हूं कि यह तारीफ नहीं, यह दबाव की भाषा है। इसे दुनिया धमकी के नाम से जानती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि दुनिया उनकी मर्जी से चले। वो ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहते हैं। वेनेजुएला की संप्रभुता अमेरिका तय कर रहा है। क्यूबा में इन्वेड करना चाहते हैं। मैक्सिको को धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, और भारत को बता रहे हैं कि किससे तेल खरीदें, किससे तेल नहीं खरीदें। ऐसा लग रहा है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही है, जो अब अमेरिका से राइज कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर वाईपी सिंह जुड़ रहे हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर यामिनी जुड़ रही हैं, यामिनी अग्रवाल, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। और डॉक्टर मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, रिपब्लिकन पार्टी की लीडर हैं अमेरिका से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डिबेट शुरू करने उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज में बताना चाहता हूं आप सभी को। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है? अमेरिका जब वेनेजुएला को इन्वेड करता है, हमला करता है, तो यूएनएससी में इस वक्त आपात बैठक शुरू कर दी गई है। वेनेजुएला पर सुरक्षा परिषद में चर्चा इस वक्त जारी है। वेनेजुएला संकट पर वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और इसी को लेकर यूएनएससी में आपात बैठक इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, जो यूएन मीडिया के हवाले से जो तस्वीर सामने आ रही है। वेनेजुएला के प्रतिनिधि भी यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर यूएनएससी में आपात बैठक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट ऑन ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो वेनेजुएला क्राइसिस के बाद यूएनएससी में मीटिंग बुलाई गई है और वहां पर ये इस वक्त जो है कार्रवाई जारी है। एक साथ सुनते हैं वहां पर क्या दलीलें चल रही है, उसके बाद वापस अपने डिबेट में पैनल की तरफ लौटेंगे। जारी है, देखना होगा इसका लब्बो लुबाब क्या निकल कर आता है, इस मीटिंग में क्या मंथन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस बैठक में। इस पर बातचीत हम लगातार करते रहेंगे, अपडेट्स लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो वाईपी सिंह जी से है। वाईपी सिंह जी,
अब जब वेनेजुएला को इन्वेड कर लिया, वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई भारत जो है वो, अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम टैरिफ और इंक्रीज करेंगे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। जी विवेक जी नमस्कार, आपने हमें मौका दिया। नमस्कार सर। सबसे पहली बात तो एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि ये सिवाय हिपोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के और कुछ भी नहीं है। बट चूंकि मैं जियोपॉलिटिक्स और थोड़ा सा अर्थतंत्र पे नज़र रखता हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन में कोई चीज़ स्टेप उठाना ठीक नहीं होगा। इवन रशियन प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो आखिर वो भी एनर्जी खरीदते हैं, यूएस वाले ही खरीदते हैं, हम खरीदे तो गलत है, वो खरीदे तो सही है। तो कुल मिलाकर के जैसे अभी कल मैं एक आर्टिकल देख रहा था कि 500 साल में ये चक्र आता है, जैसे ब्रिटेन का एक बार पूरी दुनिया पर साम्राज्य था और फिर खत्म हो गया, वही हाल अमेरिका का होने वाला है, यूएस का। और ये एक हमें कहीं ना कहीं पे सेल्फ सस्टेनेबल बनना पड़ेगा टू सरवाइव, क्योंकि डॉलर की जो डिक्टेटरशिप है, जो इसका सुपरमेसी है, क्योंकि अभी रसिया के साथ हम लोकल करेंसी में परचेजिंग कर रहे थे, तो उसमें इशू आया कि बाद में रसिया के पास बहुत ज़्यादा इंडियन करेंसी का रिजर्व हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया डॉलर में। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि डॉलर लोगों के पास रिजर्व में है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसीलिए मजबूरी बन जाती है, और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। तो हमें जैसे एक बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था, समथिंग लाइक दैट, हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का मतलब ऑयल प्राइसेस होता है, ऑयल प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन, और हम काफ़ी हद तक उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली, जहाँ पे हमें अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी, अदरवाइज डायरेक्ट हमारा इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो हैं, लॉन्ग टर्म विजन है, सब कुछ है, बट ग्रेजुअली हमें अब मूव करना होगा। वक्त आ गया है कि हम जवाब दें, मेरा यही कहना है। जी, यामिनी अग्रवाल जी, अमेरिका की मोनोपोली ऑयल को लेकर है, हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पर है, तो ये ऑयल के खेल से बाहर कैसे निकला जाए? मतलब कैसे अपनी डिपेंडेंसी अपने हिसाब से तय की जाए, जिसमें अमेरिका की मोनोपोली है, उसका इंटरवेंशन कम से कम हो? देखिए, हम ऑयल जो है बहुत सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें रशिया से काफ़ी हद तक इंपोर्ट बढ़ा है 2022 के बाद, जैसे आप बता रहे हैं। और जो इंपोर्ट है वो काफ़ी देशों से किया जाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे यूएस से हो। इसमें यूएस की मोनोपोली नहीं है हमारे लिए, और बहुत सारे देशों के लिए भी यूएस से भी ऑयल आता है, ये मानने की बात है। पर उसे सिर्फ ये कहना कि एक ट्रेड व्यापार में देखा जाए तो शायद सही नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल अफिलिएशन की तरह भी देखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ पावर्स जिसके हम कहते हैं, चाहे वो आप रशिया की तरफ कहें, चाहे आप यूएस की तरफ कहें। और ट्रेड एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद साझे तौर पे देखा गया है कि संसार भर में लोगों ने जो रशिया का एक्शन है उसे कंडेम किया था, और साथ ही साथ जो बहुत सारे देशों का, यूरोप और यूएस का उसकी तरफ जो है नजरिया रहा है, वो रहा है कि जो पैसा है वो ऐसे ना दिया जाए जो यूक्रेन वॉर को फंड किया जाए। हर एक देश अपनी तरह पे अपने ट्रेड के लिए संपन्न है, और अपनी रखता है, जैसे भारत रखता है, जिसमें दोनों तरफ के पक्षों को साझे तौर पे रख करके अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और सभी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स को देखते हुए अपनी पॉलिसीज डिफाइन करता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हम सिर्फ यूएस को सुनते हैं या सिर्फ रशिया को सुनते हैं, पर एक जो है बैलेंस तरीके से जो है वर्ल्ड मार्केट्स में अपने, या वर्ल्ड पॉलिसी में, या फॉरेन पॉलिसी में अपनी जो पक्ष है उसको रखा जाता है। तो इसलिए हमारे देश में कभी भी किसी भी एक राजनेता की या राजनीतिक दृष्टिकोण का जो है कभी भी मोनोपोली नहीं रही है, और कभी रहती भी नहीं।
तो फिर अमेरिका जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए, या फिर यूरोप जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है उसको किस चश्मे से देखा जाए? क्या वो वॉर फंड नहीं है? क्या उससे रूस के हाथ मजबूत नहीं हो रहे, या रूस में पैसा नहीं आ रहा उन चीज़ों से? चाहे वो यूरेनियम खरीदने की बात हो, चाहे वो पैलेडियम खरीदने की बात हो, चाहे वो हीरा खरीदने की बात हो, चाहे वो एलएनजी खरीदने की बात हो, आधा यूरोप बगैर गैस के खत्म हो जाएगा एक ही सीजन, विंटर सीजन में। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि दोनों तरफ से व्यापार हो रहा है, चाहे वो यूएस की तरफ से हो या यूरोप की तरफ से हो जी या भारत की तरफ से। व्यापार एक व्यापार होता है, चाहे वो किसी भी देश की तरफ से हो। जहां तक सवाल उठता है व्यापार के साथ, जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो शायद यूएस, यूरोप और इंडिया का रूस के साथ अलग है, और शायद उसी की जो समझ है वो उस व्यापार के दृष्टिकोण को बदलता है। और इसी के तहत मेरे ख्याल से भारत ने काफी हद तक एक बैलेंस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की कोशिश की है, जिसमें अपने जो व्यापार है जी उसको भी ध्यान और मद्देनजर रखते हुए